ठीक है जी. So now let's start the webinar, and I would like to share the screen. Is my screen visible? Yes, sir. Acha, chalo. Great. So the topic I've chosen today for today's webinar is a very common topic. घुटनों में दर्द, knee pain के causes and how to manage this knee pain. In our practice, 60 to 70% जो patients हमारे पास OPD में आते हैं वो घुटनों का दर्द लेके आते हैं. And it's not restricted to elderly or senior citizens. किसी भी एज ग्रुप में पेशेंट्स आ सकते हैं, राइट फ्रॉम स्पोर्ट्स या पीपल प्लेइंग स्पोर्ट्स इन देयर अर्ली 20s, टीनेजर्स टू एल्डरली ऑक्टोजेनेरियंस इन 80s एंड 90s. तो घुटने के बारे में थोड़ा समझा जाए कि ये किस प्रकार का जोड़ है. घुटने में वी नो कि थाई बोन है, विच इज द बोन अबव, एंड देयर इज अ लेग बोन जो घुटने के नीचे वाला हिस्सा है, और दोनों हड्डियों के ऊपर एक लेयर है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कवरिंग लेयर ऑफ द जॉइंट. इसी से हमारा घुटना स्मूथली बेंड होता है, स्मूथ मूवमेंट से हम चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नी, थाई बोन, लेग बोन एंड नी कैप. और इसके अलावा घुटने में 3-4 कुछ इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स और कुशंस रहते हैं जो हमारे घुटने को सपोर्ट करके रखते हैं. इसके बारे में डिटेल हम बाद में बात करेंगे. तो घुटने में प्रीडोमिनेंटली 3 हिस्से हैं. एक अंदर का भाग है, एक बाहर का भाग है जिसको कंपार्टमेंट्स बोलते हैं, और एक सामने का हिस्सा है. जब हम खड़े होते हैं, वंस वी आर वॉकिंग, स्टैंडिंग, तो हमारा अंदर और बाहर के हिस्सों पे जोर पड़ रहा है. जब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, बेड से बैठ के उठ रहे हैं, तो घुटने के सामने वाले हिस्से पे प्रेशर पड़ता है जिसको नी कैप बोलते हैं. तो नॉट एवरीबडीज नी पेन इज सेम. कई पीपल कैन पिन पॉइंट वेरी वेल टेल अस कि हाँ, घुटने के इस पार्ट में ज्यादा दर्द है, इधर कम है, और इधर से आवाज आती है. एंड वी कैन कोरिलेट दैट ऑन वेरियस एक्सरेज, एमआरआईज की दिस पार्ट इज मोर डैमेज्ड, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डायग्नोज द पेशेंट विद व्हाट प्रॉब्लम ही और शी इज फेसिंग. सो किस प्रकार के दर्द हो सकते हैं, किस कारण से दर्द हो सकते हैं, उसके लिए हमने इसको सिंपली डिवाइड किया है इन फॉलोइंग हेडिंग्स. आर्थराइटिस यानी कि घुटना घिस जाना, उम्र के साथ घुटने की ग्रीस खत्म हो जाना, ये सबसे कॉमन दिक्कत आती है विद एज, जिसको डीजनरेटिव या ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं. सेकेंड कॉमन कॉज इज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस. यंग एज में 30s में बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि सर अभी तो हम 32 ईयर्स के हैं, अभी से हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, इसका क्या कारण है? कोई चोट नहीं लगी होती, कोई इंजरी नहीं होती. सो उसका कारण है इन्फ्लेमेटरी या जॉइंट पेन, जिसमें रूमेटॉइड इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियाबाई बोलते हैं. फिर किसी को बचपन में इन्फेक्शन हुआ हो घुटने का, बचपन में कोई चोट लगी हो, या फिर व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स इंजरीज हुई हो, या फिर मेटाबॉलिक कॉजेज लाइक गाउट, यूरिक एसिड हाई हो जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है घुटने में दर्द होने का. ये सारे कारण है आर्थराइटिस के. Second common cause of knee pain in younger population, especially less than 50 years, is sports injuries. India is now a growing sports nation, has performed well at international levels, and we are inculcating sports right from childhood. School time से encourage कर रहे हैं बच्चों को sports खेलने के लिए. That has resulted in drastic increase in these kind of injuries called meniscus, ligament और cartilage injuries. इनके वजह से भी घुटनों में दर्द होता है. तीसरा कारण है इन्फेक्शन. जोड़ों में दर्द, सूजन हो जाना, इन्फेक्शन किसी भी कीटाणु की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस. सो मोस्ट कॉमन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. एंड रेयर कॉजेज में आता है ट्यूमर, जो बहुत कम प्रतिशत लोगों में होता है, बट वी हैव टू कीप इट इन माइंड. या कई लोगों को घुटनों का दर्द हिप या स्पाइन से आ रहा होता है, कूल्हे से या कमर से दर्द शुरू होता है, और वो प्रेजेंट करता है घुटने में, and people come to us with knee pain. एक्चुअल में हिप और स्पाइन पैथोलॉजी होती है. हम फोकस करेंगे घुटने के दर्द के बारे में, स्पेशली वो दर्द जो 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है. दिस इज अ साइलेंट प्रॉब्लम. 30% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो 60 साल से ऊपर है, उनको घुटनों में ऑस्टियो आर्थराइटिस
यानी कि घुटने में ग्रीस खत्म हो जाना या फिर घुटने का लुब्रिकेशन जो है वो कम हो जाना, दैट इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। और इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों है ये प्रॉब्लम? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। हमें हमें चौकड़ी मार के बैठने की हैबिट है, क्रॉस लेग सिटिंग, इंडियन टॉयलेट्स, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज यूजिंग, दैट इज स्क्वाटिंग ऑन द ग्राउंड, सीढ़ियां क्लाइंबिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने से ओवरवेट इंडिविजुअल्स में स्पेशली घुटना जल्दी घिस जाता है। ओबेसिटी, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा होना, बॉडी में मोटापा ज्यादा होना एक बहुत मेजर रीजन है घुटना जल्दी घिसने का। हेरिडिटरी, किसी के पेरेंट्स में, ब्रदर सिस्टर में इस प्रकार का दर्द रहा हो तो वो भी एक रीजन है। और पोस्ट ट्रोमैटिक इंजरी की वजह से सबसे कॉमन रीजन वेट रहता है, इसलिए हम हर पेशेंट को वजन घटाने के लिए एडवाइस किया जाता है। मसल्स वीक हो जाने से भी जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है। और नसों की कमजोरी, कई लोगों को डायबिटीज होती है विच इज अनकंट्रोल्ड, विच लीड्स टू अर्ली डैमेज। मोटापे से, ओबेसिटी से 4 गुना ज्यादा चांसेस है किसी को नी का आर्थराइटिस होने की। इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है ऑर्थोपेडिक ओपीडी में, दैट यू शुड बी ऑफ द राइट वेट एज पर योर हाइट। सो WHO ने गाइडलाइन सेट करी है कि किसकी हाइट के अकॉर्डिंग कितनी रेंज तक वेट होना चाहिए। अगर हम उस रेंज के अंदर आते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स, हार्ट, ऑल योर ऑर्गन्स। अदरवाइज आपके घुटनों में धीरे धीरे आर्थराइटिस सेट इन हो जाता है। ये एक साइकिल है जिसमें पेशेंट फंस के हमारे पास आता है। ये साइकिल के अंदर पेशेंट्स पेनफुल साइकिल है ये। सो इट स्टार्ट्स विद ओबेसिटी। इनिशियली आपका सिर्फ वजन ज्यादा है, धीरे धीरे घुटने में आर्थराइटिस यानी कि घिसाव होना शुरू होता है, जिस कारण से आप कम चलते हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल्स कम होने शुरू होते हैं एंड ये मोटापा बढ़ते जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको वजन घटाने के लिए, चलने के लिए बोलते हैं, बट दर्द के कारण आप चल नहीं पाते। सो दिस इज अ विशियस साइकिल, ये बढ़ते जाएगी अगर आप मोटापे को डाइट एंड अदर मेजर से क्योर नहीं करते। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? किस प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, और कब आपको अपने घुटनों में आर्थराइटिस के बारे में सोचना चाहिए? जब आपको घुटनों में पेन है, हर मूवमेंट में दर्द है, आवाज आती है, क्लिकिंग साउंड्स, स्टिफनेस है, सुबह उठ के अकड़नपन है जोड़ों में, आपके मल्टीपल जॉइंट पेन्स है, नॉट जस्ट घुटनों में, छोटे उंगलियों में, स्मॉल जॉइंट्स इन द फिंगर्स, स्पाइन, मल्टीपल जॉइंट पेन्स है तो वो अलग प्रकार का आर्थराइटिस है। स्वेलिंग इन द जॉइंट्स, जोड़ों में सूजन हो जाना, और एसिमेट्रिकल जॉइंट पेन, एक घुटने में ज्यादा एक में कम, ये सारे सिम्टम्स में आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपका जॉइंट नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा है। Normally, once a patient comes to us in the OPD, so the first thing the doctor advises after examination is simple X-ray of the knee joint. बहुत पेशेंट्स ऑलरेडी एक्सरेज करा चुके होते हैं। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि किस तरीके से एक्सरे किया गया है। स्टैंडिंग एक्सरे होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। घुटने का एक्सरे हमेशा स्टैंडिंग होता है, सामने वाला। और कुछ स्पेशल व्यूज होते हैं जो डिपेंडिंग किसको कितनी कंडीशन खराब है उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जाता है। एक्सरेज हमें एक बेसिक आइडिया देते हैं आपका जॉइंट के आर्थराइटिस के बारे में, बट अपार्ट फ्रॉम एक्सरेज MRI may be required in some patients. If any of you have already got few X-rays, आपके पास है ऑलरेडी जो करे हुए जिसके बारे में आप ओपिनियन चाहते हैं, so you can WhatsApp me on this number given below. Your X-rays can be WhatsApp with your concerns, so I can guide you and help you regarding that. So staging of arthritis, arthritis mild, moderate, severe, depending कितना प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेज करते हैं ऑन द एक्सरे। माइल्ड डाउटफुल कंडीशंस में इजीली ट्रीटमेंट कैन बी डन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं बीमारी को। मॉडरेट में अलग प्रकार के इंटरवेंशंस होते हैं, और सिवियर में रिप्लेसमेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरीज आर एडवाइज्ड। सो आई विल गाइड यू रिगार्डिंग व्हाट ऑल इज नीडेड इन विच स्टेज। एक नॉर्मल एक्सरे कैसा दिखता है? दिस इज द फर्स्ट एक्सरे इन द मिडल ऑन द टॉप। नॉर्मल एक्सरे में थाई और लेग बोन में इक्वल गैप होना चाहिए। देयर शुड बी सिमेट्रिकल स्पेस।
देयर शुड बी गुड अलाइनमेंट, स्ट्रेट लेग्स, कुछ टेढ़ापन नहीं होना चाहिए और एक्स्ट्रा बोन नहीं बनी हुई होनी चाहिए. दिस इज अ नॉर्मल नी जॉइंट एक्सरे फ्रॉम द फ्रंट. जब घुटना खराब होना शुरू होता है तो उसमें गैप कम हो जाना, यानी कि ग्रीस खत्म हो जाना, ये सबसे कॉमन कंप्लेंट पेशेंट समझते और लेके आते हैं. सो स्टेज 3 और 4, ये एडवांस स्टेजेस मैंने नीचे दिखा रखे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए. स्टेज 3 में गैप ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है एंड देर इज नो स्पेस फॉर द नी टू मूव. और स्टेज 4 में टेढ़ापन भी आ गया है, घुटना में बोन लॉस हो गया है, हड्डी घिस गई है, एक्स्ट्रा बोन बन गई है, ये एक्सटेंसिव डैमेज है, बहुत ज्यादा घुटना डैमेज हो चुका है. सो डिपेंडिंग किस स्टेज में पेशेंट आता है, घुटनों में टेढ़ापन भी हो सकता है. इट्स नॉट जस्ट डैमेज टू द नीज, पूरा पैर का अलाइनमेंट, खड़े होने का तरीका, आपके चलने का तरीका, सब पे फर्क पड़ जाता है. और 90% आई वुड से इंडियन पॉपुलेशन में टेढ़ापन जो होता है वो होता है बो लेग्स. दैट इज द पिक्चर ऑन द राइट. जिस तरीके का आप टेढ़ापन देख रहे हैं, इसमें घुटनों के बीच में गैप बढ़ गया है, एंकल्स के बीच में गैप इतना नहीं बढ़ा है. इस बोइंग को बोलते हैं वायरस नी, बो लेग्स. एंड लेस देन 10% पॉपुलेशन को इसका उल्टा होता है, दैट इज द नॉक नीज. घुटने आपस में टकराते हैं और एंकल के बीच में जगह बढ़ जाती है. सो दिस अलाइनमेंट नीड्स टू बी असेस्ड. ये क्लिनिकली देख के भी पता लग सकता है. और सम पेशेंट्स रिक्वायर स्पेशल एक्सरे जो खड़े होके किया जाता है, जिसमें आपका हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल तीनों एक साथ देखे जाते हैं. एंड भी असेस सर्टेन एंगल्स कि आपका घुटना कितना टेढ़ा है, कहाँ से टेढ़ा है, ये एंगल की वजह से घुटने में घिसाव कितना आ रहा है, ये सब चीजें अलाइनमेंट असेस की जाती है. सो ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उसको मैनेज किया जाए, इस दर्द को कैसे ट्रीट किया जाए. दिस पिरामिड इज अ समरी ऑफ द ट्रीटमेंट. जो ग्रीन है सबसे नीचे की तरफ, दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स विल नीड. 80% पेशेंट जो हमारे ओपीडी में आते हैं घुटने का दर्द लेके, वो इस ग्रीन कैटेगरी से ठीक हो सकते हैं. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको अपना दिनचर्या में बदलाव लाना है, जमीन पे नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना, क्रॉस लेग इंडियन टॉयलेट पे नहीं यूज करना आपको, एंड स्टेयर्स को कम करना है. दिस इज इन जनरल. कुछ दवाइयां आपको बताएंगे, एक्सरसाइजेज घुटने की, फिजियोथेरेपी घुटने की मसल्स के लिए, वजन को घटाना, ब्रेसेस यूज करना, और ऑर्थोटिक्स, स्टिक सपोर्ट, वॉकर सपोर्ट. इससे 80% लोग मैनेज कर लेते हैं अपने नी पेन को, दर्द को कंटेन करना. जो लोगों का प्रॉब्लम ज्यादा है उसमें अलग प्रकार के इंजेक्शन लग सकते हैं, घुटने के अंदर के इंजेक्शन आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. और फिर सर्जरीज की बात करेंगे कि किस तरीके से हम घुटने को बचा सकते हैं या घुटने को रिप्लेस कर सकते हैं. सिंपल मेजर्स लाइक एजुकेशन, पेशेंट को बताना आपकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से शुरू हुई है, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डू, एजुकेट आवर पेशेंट्स. Exercise, all patients should be exercising. WHO recommends 150 minutes of aggressive or intensive exercise per week for all adults. 150 minutes of aggressive या फिर 300 minutes of moderate exercise. ये आपके बॉडी वेट, आपका हार्ट रेट, इस सब पे निर्भर करता है कि कितना आपके लिए मॉडरेट है, कितना एक्सेसिव है. Then weight loss, keeping a healthy weight as per your height. Aids, you can use braces, you can use stick support, walker support, कुछ सिकाई कर सकते हैं, मशीन, फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं. These are all treatments without any medicines. Icing is very helpful for swelling in the knees, and sports shoes especially जिसमें नीचे arch हो, that is very useful जिनको घुटनों में दर्द रहता है या फुट में पेन रहता है. So we advise based on the patient's condition कि आप ये यूज करें. बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस, आपको साइकिलिंग करना इनकरेज किया जाता है. ऑल पेशेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी वेट, आपका घुटना चाहे बदला हुआ है चाहे नहीं बदला हुआ, आप साइकिल कर सकते हैं. साइकिलिंग इज बेटर देन वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज. पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स को भी एडवाइस करते हैं, बिफोर सर्जरी भी एडवाइस करते हैं. सो यू कैन साइकिल एज पर योर कन्वीनियंस. अपने बॉडी मसल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं. एंड ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी सीट की, पेडल की और सीट के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी एज पर योर हाइट. उसको आपको एडजस्ट करना होगा सो दैट यू डोंट स्ट्रेन योर नीज. Then always use a western toilet or use these commodes, and walker if your knee is not supporting you.
नी जॉइंट के इंजेक्शंस किस किस टाइप के आते हैं? लॉट ऑफ पेशेंट्स कम टू अस इन ओपीडी कि डॉक्टर साहब दर्द का ही दवाई है, दर्द का इंजेक्शन है, कि इसमें और भी कुछ बेनिफिट है? सो नी जॉइंट इंजेक्शंस प्रीडोमिनेटली 3 किस्म के होते हैं। एक दर्द का होता है जिसको स्टेरॉइड इंजेक्शन, जो कॉमनली लोकल एनेस्थीसिया में लगाया जाता है, ये दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर पेन रिलीफ, बट दिस इज अ टेम्परेरी पेन रिलीफ। कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको रिलीफ मिल जाएगा, बट इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। इट्स अ स्टेरॉइड इंजेक्शन एंड इसके अपने नुकसान होते हैं अगर ये बार बार लगाया जाए। देन देयर आर इंजेक्शंस फॉर लुब्रिकेशन और ग्रीजिंग का इंजेक्शन, जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली आर्थराइटिस, जिसका घुटना ज्यादा खराब नहीं हुआ है, उसकी लाइफ आप बढ़ाना चाहते हैं नी जॉइंट की लुब्रिकेशन से। दिस इज यूजफुल फॉर मॉडरेट आर्थराइटिस, नॉट फॉर एडवांस्ड। देन लास्टली देयर इज इंजेक्शन कॉल्ड पीआरपी या फिर ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस। ये अलग किस्म के न्यू टाइप के इंजेक्शंस आए हैं जो रीजनरेटिव थेरेपी हेल्प करते हैं। मतलब किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, सम लिगामेंट इज टॉर्न, सम मेनिस्कस इज टॉर्न, थोड़ा डैमेज है, ज्यादा नहीं है, और या फिर वो डैमेज को हम इंप्रूव करना चाहते हैं, विद हीलिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, सो वी यूज द थर्ड टाइप ऑफ इंजेक्शन। सो डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट एज ग्रुप्स में अलग किस्म के इंजेक्शन सजेस्ट किए जाते हैं, डिपेंडिंग आपकी प्रॉब्लम कितनी है। इफ अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी विल गेट बैक टू योर क्वेश्चंस आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। तो समटाइम्स यंगर पेशेंट्स हु आर नॉट सो एल्डरली कम टू अस विद नी पेन, और घुटनों में टेढ़ापन के साथ ज्यादा आते हैं कि पैर टेढ़े हो गए हैं बट दर्द इतना नहीं है, इसको आगे खराब होने से कैसे बचाया जाए। सो वी हैव ट्रीटमेंट ऑप्शंस कॉल्ड ऑस्टियोटमीज। घुटने में आर्टिफिशियली लेग की अलाइनमेंट ठीक कर देना एंड करेक्टेड विद सर्टेन प्लेट्स। दिस इज अ यूजफुल सर्जरी टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ नेचुरल नी। आप ही का नेचुरल घुटना ज्यादा चले, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। देन कमिंग टू द सर्जिकल प्रोसीजर, क्या क्या सर्जरीज हम कर सकते हैं घुटने को बचाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आर्थ्रोस्कोपी, यानी कि घुटनों को दूरबीन से अंदर एग्जामिन करना विद आर्थ्रोस्कोप, और दूसरे पोर्टल से, यानी कि 2 छोटे छोटे टाकों से पूरा सर्जरी कंप्लीट हो जाता है विदाउट एनी कटिंग, विदाउट मसल इंजरी, विदाउट ब्लीडिंग, एंड इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। तो आर्थराइटिस में आर्थ्रोस्कोपी का क्या रोल है? घुटने को क्लीन अप करना, घुटने में एक्स्ट्रा बोन्स बनी है उनको रिमूव कर देना, डैमेज जो कार्टिलेज है उसके प्रोसीजर्स कर सकते हैं, अंदर कुशन होते हैं मेनिस्कस, उसको रिपेयर, यानी कि रिपेयर ऑफ द मेनिस्कस और रिमूवल ऑफ मेनिस्कस, ये सब चीजें लिमिटेड रोल है, बट रोल है आर्थ्रोस्कोपी का इन आर्थराइटिस। घुटने में जो कवरिंग है विच इज द कार्टिलेज, अगर वो घिस जाती है और वो पूरी तरीके से नहीं घिसी, एक जगह से थोड़ी सी घिसी है, तो उसको हम रिपेयर करा जा सकता है। दिस इज वेरी कॉमन इन स्पोर्ट्स इंजरीज, फुटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, जिसमें एक्यूट इंजरी हो गई और घुटने में कार्टिलेज में होल हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो वी कैन रिपेयर इट विद सर्टेन टेक्निक्स। ये सब कुछ आर्थ्रोस्कोपिकली दूरबीन से पॉसिबल है। दीज आर ऑल्सो वेरियस प्रोसीजर्स जो कार्टिलेज के लिए किए जाते हैं। अब जिसका घुटना स्टेज 4 में पहुंच चुका है, देर इज ऑलरेडी एक्सटेंसिव डैमेज, आप घुटनों के लिए इंजेक्शन, दवाई, पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी सब ट्राई कर चुके हैं, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, और आपका एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, आप जितना चलना चाहते हो नहीं कर पा रहे, देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर मीटिंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आस्किंग देम अबाउट नी रिप्लेसमेंट। तो नी रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली अ मिसनोमर। घुटने को बदल देना is not a actual thing which happens. If I talk to you how it happens, so घुटने के अंदर जो covering है, that is the one which is actually replaced. It's not the entire knee that is replaced. और इसमें पूरा घुटना या फिर आधा घुटना, full replacement और partial knee replacement, that can happen depending कि आपको problem कितनी है और किस जगह पे localized है। Not everybody requires both knees to be replaced. चाहे आपको दोनों घुटनों में दर्द है, आपके एक्सरेज करके और आपको क्लिनिकली देख के एग्जामिन करके आपके डॉक्टर बताएंगे कि आप एक कराएं कि दोनों एक साथ कराएं, एक एक करके कराएं कि दोनों एक ही स्टेज पे कराएं। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरिएबल एंड डिपेंड कि आपकी फिटनेस कितनी है, आपका घुटना कितना खराब है, आप मेडिकली कितने फिट हो सर्जरी के लिए और कितने मोटिवेटेड हो।
आजकल इम्प्लांट्स में भी बहुत ज्यादा एडवांसेस आ गए हैं, डिफरेंट मटेरियल के इम्प्लांट्स आ गए, गोल्ड नी, ऑक्सीनियम नी, apart from cobalt chromium knee. This is a cobalt chromium knee which I'm showing in the video. So this is looks like a shiny steel material, and then gold knee is actually a coating जो हमारे घुटने की लाइफ बढ़ाती है, उसकी लॉन्गेविटी बढ़ाती है और आपको बेटर मूवमेंट देती है। फोटो आ रही है नट कुंडल। Then coming to sports injuries, ये था आर्थराइटिस के बारे में। Sometimes people of younger age group, less than 40-45 years, come to us with knee pain. उनके टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? हम खेल रहे थे, पैर ट्विस्ट हो गया, हम सीढ़ी चल रहे थे, हमारा एक स्टेप मिस हो गया, शाम को पार्टी में हील्स पहन रखी थी, डांस कर रहे थे, पैर उधर मुड़ गया। सो दे कम टू अस आफ्टर 2-3 days की घुटने में दर्द ठीक नहीं हो रहा है, घुटने में से आवाज आ रही है, लॉक हो रहा है, घुटना पूरी तरीके से सीधा नहीं हो रहा और सूजन है घुटने में। टिपिकल साइंस आर ऑफ मेनिस्कस टियर। घुटने के अंदर एक कुशन रहता है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, और ये दो कुशन है एक्चुअल में, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। और अगर ये टियर हो जाए, इसमें इंजरी हो जाए, तो उसके लिए हमें आर्थ्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से इसका सर्जरी करना पड़ता है। मैं वहां से लाया हूँ ये वाले, पहले यूज दिस वन। I would request everyone to keep their mic on silent, on mute mode. ठीक है जी। Now coming to ligament injuries. इधर हमारे साथ एक पेशेंट है हमारे, मिस्टर मोहित। उनका हमने ACL और मेनिस्कस दोनों ही सर्जरी कर रखा है। So ACL is one of the most common ligament in the knee. Younger population में बहुत commonly damaged ligament है। Sports injury के करियर में, किसी भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स प्लेयर के करियर में एक ना एक बारी ये लिगामेंट इनको परेशान जरूर करता है। सो अगर ये डैमेज हो जाए, टूट जाए, MRI में टॉन्ट लिखा हुआ आ जाए, सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल बेनिफिट फ्रॉम आर्थ्रोस्कोपी, यानी कि दूरबीन से लैप्रोस्कोपिकली, जैसे हम किसी भी ऑर्गन को देखते हैं वैसे दूरबीन से घुटने के अंदर जाके उसके मेनिस्कस को या तो रिमूव किया जा सकता है या रिपेयर किया जा सकता है। Our aim is to always repair and preserve the meniscus. आपके घुटने को अंदर बचाया जाने की पूरी कोशिश की जाती है। If it is non-repairable, there are certain factors that it is beyond repair, then we have to remove it partially, not completely. सिर्फ उतना हिस्सा जो ज्यादा डैमेज हो चुका है उसको ट्रिम कर दिया जाता है। So these are techniques of preserving the joint. So I'll just talk about 2-3 slides की घुटने के लिए do's and don'ts, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। So what exercise is good? घुटनों के लिए there are 3-4 kinds of exercise you can do. एक strengthening exercise है to improve the muscle strength, जिसमें cycling, weight training और sit ups, crawl, all these are good for your strengthening. Aerobic यानी कि आपकी कार्डियो एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग इज द बेस्ट aerobic exercise. And lastly, range of motion, flexibility exercises, जिसके लिए आप TheraBands, and you can use various kinds of physiotherapy aids to improve the bending of your knee. So balance करना होगा आपको इन 3 exercises को. So I always advise yoga is the best form of stretching and flexibility exercise. Cycling is the best form of cardio, and for range of motion movements के लिए आप लेट के बेड पे normal exercise कर सकते हैं. Then what is better, cycling or treadmill? In the gym, people are in a craze to lose weight, so they are running on treadmill. Treadmill is the worst for your knee if you are not conditioned your body properly. So what does it mean कि अगर आपको आदत नहीं है, आपके thigh muscles are not adequately developed, if your body is not used to running, especially on a hard surface like a treadmill, you are likely to injure your knee, especially your menisci, ligaments, cartilage, ये सब damage हो सकता है. So definitely cycling is a better option and a safer option for all age groups. Diet restrictions, do we need to take specific precautions? खाने में क्या करें? So definitely you need to lose weight. If you're overweight, आप अपने खाने में carbohydrates, sugar, salt को कम करें, and try to increase more anti-inflammatory things in your diet. There are a lot of natural things like curcumin, हल्दी, ये आप अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं ताकि सूजन कम हो जोड़ों में. Milk products is an excellent form of calcium and vitamin D. You can increase that. Milk,
dahi, paneer, lassi, छाछ, all kinds of milk products. So what should you do in general? Keep fit, keep your weight under control. वजन बढ़ने ना दे, अगर ज्यादा है तो उसको डाइटिशियन की हेल्प से कम करें. उकड़ू ना बैठे, क्रॉस लेग ना बैठे, स्क्वाटिंग ना करे, इंडियन टॉयलेट ना यूज करे, टू प्रिजर्व द लॉन्गेविटी ऑफ योर जॉइंट. सीढ़ियों को, अगर आपके घुटनों में दर्द होता है सीढ़ियों पे, तो सीढ़ियां चढ़ना उतरना थोड़ा कम करे, स्पेशली वजन लेके सीढ़ियों पे ना जाए. जहां पे लिफ्ट और एस्केलेटर का ऑप्शन है, काइंडली यूज दैट. व्हाट इज द गोल ऑफ वेट लॉस एंड मैनेजमेंट? रिड्यूसिंग द बॉडी वेट. एक बार आपने रिड्यूस कर लिया तो उसको मेंटेन करना ओवर दैट लॉन्ग टर्म, एंड प्रिवेंटिंग फर्दर वेट गेन. सो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स कम टू अस कि हमने डाइट फॉलो करी, 2 महीने में इतना वजन कम हो गया, नाउ वी आर बैक टू व्हाट इट वाज इनिशियली. So we advise, don't lose weight, don't change, don't follow a specific diet. You have to change your lifestyle. Lifestyle is not just weight with dieting. You have to follow a continuous precautions in your lifestyle. Don't overeat, don't eat 3 hours before sleeping. Try to be active throughout the day and maintain your body weight as per your height. When should you consult an orthopedic surgeon? घुटनों में दर्द कभी कभार सबको होएगा, but when should you really consult an orthopedic surgeon? Whenever this pain is not relieved by simple over-the-counter medicines, paracetamol or normal painkillers, 2-3 days में if they're not settling your pain, or you have a long-standing pain beyond certain weeks, अगर वो दर्द persist कर रहा है, you should definitely visit. Even at night while sleeping or even at rest you have got pain, या सुबह उठ के joints में stiffness लगती है without any movements, so that is an indication of inflammation. सूजन ज्यादा आ रही है जोड़ों में. Functional limitations. So the same amount of arthritis can be disabling for certain people. अगर किसी को mild arthritis है, कईयों का पेन टॉलरेंस ज्यादा होता है, कईयों की एक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स कम होती है, सो दे आर नॉट bothered, but some people are bothered even with mild arthritis. So everybody has got a different expectation from the knee, and we need to judge the pain as per that. Weakness in your muscles or weakness in walking, tab bhi you should meet an orthopedic surgeon. And some people you notice they are not walking straight, वो चलते हुए अपनी बॉडी को sideways tilt करते हैं, that is called as waddling gait. So अगर आपका चाल बदल रही है, घुटने की वजह से आपके चलने का तरीका बदल रहा है, वो आपके सिर्फ घुटनों को नहीं, आपके स्पाइन और हिप को भी डैमेज करेगा. So definitely you should visit your orthopedic surgeon then. Once you visit an orthopedic, then they will definitely use X-rays, MRI if required, and clinical examination. Just by examining you, 90% problems can be diagnosed and treated. So thank you for joining us today. I would like to open the session for question and answers. So you can all put your questions in the chat box. Hindi mein, English mein, jaise bhi comfortable hai, we can then talk. Clicking, Mohit Mishra is asking, clicking sound in the knee, is it normal after ACL surgery? Firstly, clicking sound in anybody's knee is normal if it is not associated with pain. दर्द अगर आपको नहीं है, सिर्फ आवाज आ रही है घुटने में से और कोई दर्द नहीं है, so it is normal. Normally there is थोड़ा फ्लूइड होता है घुटने में जिसमें बबल्स बर्स्ट करते हैं, so that is the reason of clicking. बट हाँ, अगर घुटने में दर्द एसोसिएटेड है क्लिकिंग के साथ, लॉकिंग एसोसिएटेड है, घुटने की मूवमेंट्स कम है, तो आपको यू शुड डेफिनेटली बी वरीड अबाउट इट. Specifically in your case, Mohit, you were operated, if I remember correctly, with the meniscus repair and ACL surgery. So अगर clicking हो रही है, you should just connect with me once. We will assess your meniscus also, how it is doing. Successful. ठीक है जी. So now coming to the next question, Ashish पूछ रहे ACL can be treated through arthroscopic or not? So arthroscopy यानी कि दूरबीन से घुटने को देखना और घुटने को रिपेयर करना. दिस इज अ वेरी सेफ एंड क्विक प्रोसीजर. डे केयर प्रोसीजर भी हो सकता है, एक दिन में पेशेंट घर चले जाते हैं.
एंड इसके अंदर आपके घुटने के अंदर लिगामेंट्स, जितने भी लिगामेंट है, जितने भी मेनिस्कस है, कार्टिलेज है, जितने स्ट्रक्चर्स है, सबको रिपेयर किया जा सकता है, सबको नया बनाया जा सकता है। अगर डैमेज पार्ट है उसको रिमूव किया जा सकता है। तो दैट इज अ वे ऑफ प्रिजर्विंग एंड हेल्पिंग इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ योर नेचुरल नी। ठीक है, आशीष एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आफ्टर गेटिंग एसीएल सर्जरी हाउ मच आफ्टर टाइम द पेशेंट कैन रिटर्न बैक टू वर्क। तो इसमें दो पहलू है कि एसीएल के साथ हम मेनिस्कस रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अंदर लिगामेंट के साथ कुशन को भी ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो इफ द पेशेंट ओनली हैज अ लिगामेंट इंजरी, सिर्फ आपके अंदर लिगामेंट टूटा है और नया लिगामेंट बना रहे हैं, तो आप 15 दिन में विदाउट सपोर्ट आप चल रहे होगे, और विद इन अ मंथ यू कैन ज्वाइन वर्क, विद इन अ मंथ यू कैन गो बैक टू योर वर्क वॉकिंग नॉर्मली विदाउट सपोर्ट। बट हाँ, अगर आपका कुशन भी डैमेज है और कुशन रिपेयर किया जा रहा है या फिर उसमें टाके लग रहे हैं, तो आपको वजन डालने के लिए शुरू में अवॉइड करने के लिए वॉकर का यूज करना पड़ता है, एंड यू हैव टू टेक इट स्लोली ताकि वो रिपेयर हील कर सके। सो इट टेक्स अ प्रॉपर रिहैब, प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम, चाहे आपका एसीएल हो, चाहे मेनिस्कस हो, इवन नी रिप्लेसमेंट हो, आपको प्रॉपर एक रिहैब प्रोग्राम करना पड़ता है, जिसका पूरा रिजल्ट आते आते 3 महीने लग जाते हैं टू गेट योर नी बैक टू नॉर्मल। इंजेक्शंस किस प्रकार के हैं और व्हाट आर द चार्जेस फॉर द इंजेक्शन, मिसेस पूनम इज आस्किंग। सो इंजेक्शंस जैसे मैंने बताया, प्रीडोमिनेंटली 3 किस्म के इंजेक्शंस हैं। एक है स्टेरॉइड इंजेक्शन विच इज अ वेरी comparatively very cheap injection, I would say within a range of 2000, and that is, we first of all we are doing all injections under ultrasound guidance। हम अल्ट्रासाउंड में देख के कि कहाँ पे आपको घुटनों में दिक्कत है, उधर टारगेट करके हम इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं, that increases the accuracy and reduces complication। जो lubrication इंजेक्शन है, that is bit on the higher side, it costs around 20,000 and it lasts for 6 months to a year, 6 महीने से 1 साल तक उसका इफेक्ट रहता है। The last one, the PRP और the joint regenerative therapy, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने सेशंस ले रहे हैं, किस कंडीशन के लिए लगवा रहे हैं, कितना क्वांटिटी लग रहा है। सो इट इज हाईली वेरिएबल, इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। जिसको जो प्रॉब्लम है, वी कैन सी द MRI एंड वी कैन गाइड यू बेटर। So Mohit Mishra doesn't have any pain on clicking, so it's normal. Don't worry about clicking in the knee. Mrs. Gambhir is asking, what exercises and medicines do you recommend after surgery? So आपका knee replacement हुआ है, bilateral knee replacement. So exercises predominantly आपको 3 किस्म की करनी है। Strengthening for your muscles, स्ट्रेंथनिंग सिर्फ घुटनों को नहीं स्ट्रेंथन करना, आपको स्पाइन को, हिप को, सब मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। सो यू नीड टू डू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, अपने बॉडी वेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, या फिर थेराबैंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, या फिर फ्री वेट्स। यू कैन टाई एंकल वेट्स अराउंड योर एंकल एंड डू एक्सरसाइज फॉर इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मूवमेंट्स बढ़ानी है, रेंज ऑफ मोशन ऑफ द नी, जितना आप बेंड कर पा रहे हो, सीधा कर पा रहे हो। फॉर दैट यू नीड टू डू स्ट्रेचिंग। So yoga stretches, they are good for flexibility. And lastly, cardio exercises, जिसमें आप cycling or you can walk as an exercise. So these 3 are the basic exercise you should do for your knee. चाहे वो सर्जरी से पहले हो चाहे बाद में हो, you need to increase it gradually based on muscle strength. आपको कुछ पूछना है इसमें? Anything you want to ask regarding this? Okay, so I'll go to the next question. Mrs. Archana, इनका question है कि sir मेरी height 5 feet है and I weigh 60 kgs. So it is okay as per height. I would say you can lose a few kilos. And I have pain in my knee. My age is 36. So middle age, that is 30 years and 35 years and above. Once you start getting pain in the knee, you should be very cautious because that can be a starting of arthritis. या फिर घुटने में जो कार्टिलेज है, which is the covering of the knee, that can also start getting eroded. उसमें जो smoothness है वो कम होनी शुरू होती है at this age. Other reasons can be due to trauma, due to injuries, or due to your lifestyle. If you're not exercising,
if you're getting deficiencies in certain vitamins, आपकी diet proper नहीं है, तो ये सब reasons, other contributing reasons है, but predominantly आपके age में early arthritis यानी कि घुटना घिस जाना या फिर cartilage खराब हो जाना, that is the major reason of pain once you start getting pain. So we'll have to see your x-rays if possible. आप WhatsApp कर सकते हो उस number पे. I'll just share the screen again. So this is the number. Mr. Nagpal, thank you. I'm very thankful to Dr. Kunal from a successful knee replacement. At time it gets locked while coming down the stairs. Please advise. Locking after, even before or after surgery, can happen if your muscles are not adequately flexible enough or you are not getting adequate range of motion. So आपको flexibility and muscle strengthening पे और काम करना चाहिए, and you should I checked your knee last that I checked, it has got good stability. You can increase cycling as a form of exercise for your knee. Don't worry about the kind of symptom you're getting. If it is not painful, if there is no difficulty while walking, don't worry. So Mrs. Archana, you have the X-ray, you can WhatsApp me on the number and then we can connect. So Mohit is asking, meniscus trim से कोई issue future में तो नहीं होगा? हाँ जी, so meniscus, very good question Mohit. So meniscus is a shock absorber or it preserves your joint. So you're right, अगर उसको हटा दे तो उससे घुटने के अंदर प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है. अगर प्रॉपर परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा निकाला जाए तो प्रॉब्लम होती है. So usually हम उतना ही रिमूव करते हैं जितना डैमेज्ड है, जो ऑलरेडी आपके घुटनों को सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड इट इज कॉजिंग इशू. सिर्फ उतना परसेंटेज, दैट इज अप टू मैक्सिमम 30% रिमूव करते हैं. 70 to 90% प्रिजर्व करने की कोशिश होती है. बट इफ इट इज रिमूव्ड, इट हैज बीन सीन कि लॉन्ग रन में 20 साल बाद उस घुटने में आर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी नॉर्मल नी से ज्यादा है. सो डेफिनेटली हम रिपेयर करने की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है हमारी. उसमें आर्थराइटिस होने के चांसेस है. Okay, Dr. Prempal, thank you for joining. Thank you for contributing to the chat. किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है? मिस्टर सतीश गुप्ता पूछ रहे हैं हाइट वेट रेशियो. सो दिस इज वेरी सिंपल. बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, यानी कि आपकी वेट इन सेंटीमीटर्स और हाइट इन केजीज, ये हमें पता होना चाहिए. ये आप मेजर करवा सकते हैं. और डिपेंडिंग कि आपका इसके क्राइटेरिया है, फ्रॉम यू शुड बी अप टू 25. अगर 25 से ज्यादा है तो आपका बॉडी वेट ज्यादा है. अगर 18 से कम है तो यू आर अंडर वेट. So you should be under this. You can just Google. It's a very simple thing. Body mass index. आपको ये height weight ratio मिल जाएगा. आप अपना calculate कर सकते हैं. If you're overweight, definitely I would recommend and encourage you to lose weight. Thank you, Prince, for joining. Any questions? Please put in the chat box. I think I've finished with the questions now. अभी कुछ questions बचे नहीं है. यूजुअली कितने नंबर का ग्राफ्ट यूज करते हैं? सो दैट इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन मोहित. कितने नंबर मींस थिकनेस ऑफ द ग्राफ्ट, इफ आई एम करेक्ट व्हाट यू आर आस्किंग. दैट डिपेंड्स ऑन योर साइज ऑफ योर मसल. बेसिकली एसीएल में आपका बोन्स का थिकनेस कितना है, टनल कितनी थिक है, आपका ग्राफ्ट का कितने ग्राफ्ट लिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स टेकन एंड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स यूज्ड फॉर द प्रोसीजर, उनको कितनी बार फोल्ड किया जा रहा है, उसमें कुछ ऑगमेंट किया जा रहा है कि नहीं, उसमें फाइबर टेप या कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू लगाया जा रहा है कि नहीं, एंड फाइनली आपका रिक्वायरमेंट क्या है, वो एनी स्पोर्ट्स यू प्ले, सो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ्ट नीड्स टू बी टेकन. सो दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द साइज ऑफ द ग्राफ्ट एटसेट्रा. Mrs. Sangeeta is asking, is flat foot the reason for knee pain? Excellent question. So I'll take the help of this model here. So we know that हमारे फुट के अंदर एक नॉर्मल आर्च होता है. दिस आर्च इज मेंट फॉर सपोर्टिंग योर फुट फ्रॉम बिलो. इसके नीचे एक लिगामेंट होता है एंड सम पीपल हैव गॉट एब्सेंस ऑफ दिस आर्च. तो जब वो खड़े होते हैं ये पैर नीचे गिर जाता है. इट्स कॉल्ड फ्लैट फुट एंड डेफिनेटली इट कैन कंट्रीब्यूट टू नॉट जस्ट नी पेन. उससे आपको घुटनों में, हिप में, स्पाइन में, थ्रू आउट यू कैन हैव पेन. And it needs to be corrected with simple footwear correction. 80-90% times it is effective.
sports shoes, that's why I recommend everybody should be having a good pair of sports shoes जिसमें arch support हो, soft ho, and you should be walking using that sports shoes only. Any questions you can put in the chat box. किसी का सर्जरी होने के बाद का क्वेश्चन हो, किसी का सर्जरी के लिए किसी को इंक्वायर करना हो, anybody wants to ask about knee pain, or if anybody has got their x-rays which require an opinion, you can easily WhatsApp me the x-rays and we'll get back to you regarding the problem and solution. I think we have finished the questions. There are no more questions that people have. So I would encourage you to be healthy, keep walking, stay safe, try to maintain a healthy weight, try to walk for 45 minutes a day, and try to do knee exercise daily. So cycling, swimming, cross trainer, elliptical, these are the best exercises. जो भी convenient है, you should be doing 5 days a week exercises for your joints. Yoga should be started. You should maintain a healthy body weight and try to have some milk products in your diet for calcium, vitamin D. Some sun exposure is also needed. Majority of the people are having indoor lifestyles, so vitamin D, calcium deficiencies होती है. And try to see your orthopedic surgeon at the earliest. अगर आपको घुटनों में दर्द है, कुछ clicking, any pain you face, don't ignore your pain. So not every time you have to live in a pain. You can have a pain-free life. Stiffness in the knees is one question raised by Mrs. Gambhir. So even if you get stiffness while getting up for 15-20 minutes or early morning, so try to use some icing and hot packs, whichever you find relief with, and do some flexibility exercises before you start walking. And agar khade hone pe ho raha hai, try to take short breaks while standing. After 15 minutes, sit down, bend your knees, move it, and then you can start walking. So you will start feeling the flexibility. So keep on moving your knees. So flexibility can overcome the stiffness with exercises. Right. So thanks for joining. I think we have run out of time also, and I would be sharing this recorded video on YouTube. So everybody who has got any further questions can ask in the comment section, and you can share it with your loved ones. Thank you.